हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के रिगार्डिंग होने वाला है। तो फाइनली जो है अब आपकी मॉपअप राउंड की काउंसलिंग भी ओवर होने वाली है और इसके बाद जो है एक फाइनल राउंड कंडक्ट करवाया जाएगा एमसीसी की तरफ से, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो ये जो है काउंसलिंग का लास्ट राउंड होने वाला है। इसके बाद कोई भी राउंड नहीं होगा, मतलब इनकी अभी तक की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो है फाइनल राउंड होगा जिसे हम बोलते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। और मॉपअप राउंड जो है वो अभी जस्ट फिनिश होने ही वाला है। ठीक है, आप मॉपअप राउंड की जो डेट्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मॉपअप राउंड की जो रिपोर्टिंग है वो 12 दिसंबर तक यहाँ पर होनी थी। ठीक है, तो परसों जो है आपकी 12 दिसंबर है, इसकी रिपोर्टिंग फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपका स्टे वैकेंसी राउंड आता है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ये करेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल क्या है, कब से कब तक चलेगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, स्टे वैकेंसी राउंड कैसे होगा, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसके लिए कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है, क्या चॉइस फिलिंग करनी है नहीं करनी है, इन सब पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। मतलब स्टे वैकेंसी राउंड में कौन सीट ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में स्टे वैकेंसी राउंड का क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में भी हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड एक एक पॉइंट को क्लियरली समझ पाओ। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, काफी सारे कैंडिडेट्स ने मेरे से क्वेरी करी है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि अब मॉपअप राउंड भी लगभग खत्म हो गया। तो जिसको पता है कि सीट मिलनी थी उनको मिल चुकी है, और जिसको अभी तक नहीं मिली और उनको यही लग रहा है कि अभी शायद नेक्स्ट राउंड में भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उनकी सिक्योरिटी फीस का क्या होगा, सिक्योरिटी फीस कैसे मिलेगी, कब मिलेगी और किस कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है, कौन कौन एलिजिबल रहेगा उसके लिए, तो उस पर जो है मैं कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो वो आप जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स उसके रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसलिए जो है आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वो वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो आपको मिल जाएगा। तो यहां पर हम लोग पहले शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 12 दिसंबर तक जो है वो इसकी रिपोर्टिंग होनी है मॉपअप राउंड की, और अभी मॉपअप राउंड के शेड्यूल में कोई भी ऐसा डिले नहीं था। तो 12 दिसंबर तक ही जो आपकी रिपोर्टिंग रहेगी, और उसके बाद जो है स्टे वैकेंसी राउंड एज पर द शेड्यूल ही चलेगा, उसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। ठीक है, तो जो ये मतलब आपका स्टे वैकेंसी राउंड होगा, तो उसमें पहले बात कर लेते हैं कि वो कैसे रहने वाला है, उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है पहला पॉइंट की नो न्यू रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ऑप्शन फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, कोई भी पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा यह है कि नो फ्रेश चॉइस फिलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड। तो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए कोई भी चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी है। तीसरा यह है द चॉइसेस एक्सरसाइज बाय कैंडिडेट्स इन मॉपअप राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट्स फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में जो आपने चॉइस फिलिंग की थी वही चॉइसेस आपकी स्टे वैकेंसी राउंड के लिए वैलिड मानी जाएंगे। Eligible candidates who are not holding any seat can only participate in online stay vacancy round। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा है कि ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कोई भी सीट अभी ले रखी है या किसी पर अपना एडमिशन ले रखा है, तो वो कैंडिडेट्स यहां पर जो बिल्कुल एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। बाकी एलिजिबिलिटी पे अभी मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो स्टे वैकेंसी राउंड में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रिजल्ट का वेट करना है। और स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने मॉपअप राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर रखी है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट था जिसने मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिया या फी पेमेंट करके छोड़ दिया और उसने चॉइस फिलिंग नहीं करी मॉपअप राउंड में, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड से बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ये जरूरी है कि आपने मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट किया हो, भले ही आपने मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया था या फर्स्ट सेकंड राउंड में जब आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे तो मॉपअप राउंड में उनको नहीं करना था, और मॉपअप राउंड में अगर आपने चॉइस फिलिंग कर रखी है। ठीक है, यानी कि इंपॉर्टेंट यहां पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि स्टे वैकेंसी राउंड में आप तभी एलिजिबल होगे, मतलब आपकी चॉइसेस वही वाली सिलेक्ट की जाएंगी जो आपने मॉपअप राउंड में फिल किया है। तो मॉपअप राउंड में जो भी कैंडिडेट्स ने चॉइस फिल करी हुई है वही यहां पर एलिजिबल होगा स्टे वैकेंसी राउंड में। ठीक है, अब बाकी डिटेल में अभी इसकी एलिजिबिलिटी पर बात करते हैं। तो इसका जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट है वो आपका 14 से 15 दिसंबर तक चलेगा, और इसका जो रिजल्ट है स्टे वैकेंसी राउंड का वो आपका 16 दिसंबर को आ जाएगा। ठीक है, तो 16 दिसंबर को आपका ये स्टे वैकेंसी राउंड का जो है रिजल्ट आ जाएगा, और रिपोर्टिंग का जो यहाँ पर टाइम रहेगा वो 17 से 20 दिसंबर को रहेगा। यानी कि 17 को जो है वो आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा मॉर्निंग में या नून तक, और उसके बाद जो आप अपने जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुए वहां पर जाके आप अपनी रिपोर्टिंग करवा सकते हो और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है,
अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की डिटेल में। तो ये मैंने नीट यूजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वही है, ठीक है। उसमें जब आप पेज नंबर 41 पे जाओगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 33 लिखा है कि हु आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर एंड नर्सिंग, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल होगा स्टे वैकेंसी राउंड के लिए, सभी पॉइंट जो आप अच्छे से समझ लेना। तो यहां लिखा है कि ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज आर एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है उसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स हु जॉइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2 ऑफ ऑल इंडिया कोटा डीम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर एंड नर्सिंग, ठीक है। तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं इनको छोड़ के जो भी कैंडिडेट्स है वो लाऊंगे, ठीक है। तो यहां पर आप ऊपर देख सकते हो एक्सेप्ट द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, मतलब ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, अगर कोई कैंडिडेट इन पॉइंट्स की कैटेगरी के अंदर आता है तो उनको छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यह कि राउंड 2 में अगर किसी ने सीट जो भी अलॉट हुई थी उसको ज्वाइन कर लिया तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स अलॉटेड सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ एमसीसी एंड नॉट रिपोर्टेड। तो मॉपअप राउंड में आपको सीट मिली थी लेकिन आपने रिपोर्टिंग नहीं करी, यानी कि सीट को ज्वाइन नहीं करा, तब भी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तीसरा है कैंडिडेट्स ज्वाइन द सीट इन मॉपअप राउंड ऑफ एमसीसी, ठीक है। तो एमसीसी ने जो मॉपअप राउंड कंडक्ट करवाया था उसमें अगर आपको सीट मिली है, आपने वहां पर एडमिशन ले लिया है, तो उस केस में भी आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगे। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन एनी ऑफ प्रीवियस 3 राउंड्स, ठीक है। तो कोई भी ऐसा है जिसने फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में या फिर मॉपअप राउंड में किसी में भी पार्टिसिपेट या रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो वो भी यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो है एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद है कैंडिडेट ज्वाइन या होल्डिंग अ सीट इन स्टेट कोटा। तो अगर आपको स्टेट कोटा से कोई सीट मिली है, आपने उसको होल्ड कर रखा है या फिर आपने वहां पर एडमिशन ले लिया है, तो उस केस में भी जो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए यहां पर एलिजिबल नहीं रहने वाले हो, ठीक है। तो इन सभी कैंडिडेट्स, मतलब इन सभी कैटेगरी को छोड़ के जो है जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो सभी यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको आई होप समझ आ गई होगी। तो मतलब ये कहने का साफ साफ मतलब ये है ब्रीफ में कि जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है, पहली बात तो अगर उसने कहीं पर एडमिशन ले लिया है ऑल इंडिया कोटा से, ठीक है, तो वो यहां पर स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। दूसरा ये है कि किसी भी राउंड में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो उस केस में भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। और तीसरा यह है कि स्टेट कोटा से अगर आपको कोई सीट मिली है, आपने उसको होल्ड कर रखा है या आपने वहां पर एडमिशन ले लिया है, तो उस केस में भी आप स्टे वैकेंसी राउंड में जो है एलिजिबल नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। बाकी इन सभी कैंडिडेट्स को छोड़ के जो है जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाएंगे। उनका ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चॉइस उनकी लॉक हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं करना आपको, ठीक है। तो इन सभी को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मॉपअप राउंड में अपनी चॉइस फिलिंग कर रखी है, चॉइस को लॉक किया था, ठीक है, तो और अगर जो है उनको मॉपअप राउंड में जो सीट नहीं मिली थी, तो उस केस में क्या है आपका अगर ऐसा मतलब ये क्राइटेरिया मैच होता है तो उस केस में आप स्टे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल हो। और वो भी उसकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपका मैंने आपको डेट बताई कब आएगी, वो आई थिंक 16 को आएगी, ठीक है। तो 16 दिसंबर को जो वो उसका रिजल्ट आ जाएगा। अब बात करें यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहीं पर लिखा हुआ है, ये शेड्यूल में लिखा हुआ है कि फॉरवर्डिंग द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इक्वलिंग टू 10 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू द डीम्ड यूनिवर्सिटी बाय द काउंसलिंग अथॉरिटी आफ्टर सीट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो देखो डीम्ड यूनिवर्सिटी वालों के लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी आपने अपनी चॉइस फिलिंग करी है उसमें जो भी आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किए थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उन इंस्टीट्यूट्स में जो है आपके नाम भेज दिए जाएंगे एज पर द मेरिट लिस्ट, ठीक है। मान लो अगर कोई भी एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको आपने सेलेक्ट करा था अपनी चॉइस फिलिंग के टाइम पे, ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट था उसको आपने सेलेक्ट करा था। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होंगे जिन्होंने वो एक पर्टिकुलर, सपोज मैंने बोला कि एक्स टाइप का इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है एक्स, तो एक्स नाम का इंस्टीट्यूट जो है काफी सारे लोगों ने सेलेक्ट करा होगा, काफी सारे कैंडिडेट्स ने करा होगा। तो जितनी वहां पर एक्स नाम के इंस्टीट्यूट में जो है सीट्स वैकेंट होंगी उनके 10 टाइम्स ऑफ नंबर, मतलब मान लो अगर वहां पर 10 सीटें खाली थी एमबीबीएस की, तो वहां पर जो है 10 टाइम्स यानी कि 100 जो कैंडिडेट्स है 100 कैंडिडेट्स का नाम भेजा जाएगा उस डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास, ठीक है। फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटी वाले जो है वो आपको कॉल करके बोलेंगे कि आपका नाम हमारे पास आया, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसेस फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी के थ्रू
आपका डायरेक्टली होता है, उसमें फिर एमसीसी का कोई रोल नहीं रहता। ठीक है, एमसीसी क्या करती है, सिर्फ कैंडिडेट्स की लिस्ट को फॉरवर्ड कर देगी डीम्ड यूनिवर्सिटी के पास, बाकी वो आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो आपका और डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीच का होगा, उसमें फिर एमसीसी आपके लिए इंटरफेयर कुछ भी नहीं करेगी। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस है स्टे वैकेंसी राउंड के रिगार्डिंग। आई होप आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी, कौन एलिजिबल रहेगा, कौन नहीं रहेगा, और कब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसके बाद भी अगर स्टे वैकेंसी राउंड से कोई रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, और बाकी फीस के रिगार्डिंग जो है मैं आपको कल वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपकी सिक्योरिटी फीस कब आएगी, सिक्योरिटी फीस के लिए एलिजिबल कौन है, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये सभी पॉइंट्स आपके उस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।